दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र साहू आप लोग का स्वागत कर रहा हूँ सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। ये इतिहास हम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे और बहुत सारे फैक्ट के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे पिक्चर्स के साथ में। और ये पिक्चर्स आपके ASI द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, दैट मीन्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। दोस्तों आज हम लोग इतिहास में प्राचीन इतिहास को देखेंगे कि प्राचीन इतिहास में छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या रहा। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ जो है वो जाना जाता है, उससे पहले का इतिहास नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में छत्तीसगढ़ का कोई अस्तित्व नहीं था। और कुछ लोगों का अलग अलग तर्क है, तो अलग अलग तरीके और तथ्यों के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों जब प्रागैतिहासिक काल में हमारा छत्तीसगढ़ रहा है, पाषाण काल में रहा है, तो बीच में थोड़ी ना गायब हो जाएगा। इसी चीज़ों के साथ, इसी तथ्यों के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से विथ पिक्चर्स, पिक्टोरियल फॉर्म के साथ में मैं लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बहुत मज़ेदार तरीके से ये क्लास होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ बीच बीच में जो भी आपको लगता है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे ऑनलाइन एकेडमी में भी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। किसी भी इतिहास को जानने के लिए हमारे पास सोर्सेस चाहिए होते हैं। सोर्सेस का मतलब यहाँ पर आपके साथ, ठीक है, स्रोत का है। स्रोत मतलब क्या होता है? ऐसे चीज़ें जिनके माध्यम से हमको इतिहास या पुराने चीज़ों की जानकारी होती है। और वो दो प्रकार के होते हैं। कैसे दो प्रकार के होते हैं? एक होता है आपका साहित्यिक, जिसमें साहित्य के बारे में बताएगा, दैट मीन्स लिखित साक्ष्य जो मिलेंगे वो हमारे साहित्य होते हैं। और दूसरा होता है पुरातात्विक साक्ष्य, इंग्लिश में हम इसको लिटरेरी सोर्सेस बोलते हैं और इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। दोस्तों याद रखिएगा ये दो तरीके, ठीक है, दो चीज़ों से हम लोग जानते हैं कि पुराने समय में क्या हुआ होगा। ठीक है, हम जब पाषाण काल की बात करते हैं, ठीक है, स्टोन एज की बात करते हैं, दैट मीन्स वी हैव अभी हमारे पास है क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। उस समय का मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। उस समय का मानव किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य में उतना, ठीक है, पूर्ण नहीं था, प्रवीण नहीं था, लेकिन फिर भी वो पिक्चर्स बनाना जानता था। उसी पिक्चर्स के माध्यम से हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो इतिहास को जानने के लिए हमारे पास दो सोर्सेस हैं। पहले सोर्सेस क्या है? साहित्यिक सोर्सेस। और दूसरा स्रोत जो है वो है हमारा पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटरेरी सोर्सेस। और ये दो सोर्सेस भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हुए हैं। दोस्तों याद रखना, पुरातात्विक में भी अलग अलग हैं और साहित्य में भी अलग अलग हैं। साहित्य में भी आप देख सकते हो कि विदेशी अलग है और देसी अलग है। दैट मीन्स हमारे जो कंट्रीज के जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जो किताबें लिखी, चाहे वो ऋग्वेद बोल सकते हो आप, वेदों की में पूरे ले सकते हो, ठीक है, रामायण महाभारत भी हमारे देश में इसकी रचना हुई है। तो ये साहित्यिक सोर्स है, साथ ही साथ हमारे देश के हैं। कुछ बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रैवल करके आते थे, यात्रा करके आते थे, भारत की यात्रा करते थे और प्राचीन समय में भी वहां पर किताबें लिखी हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है वेनसांग, जिनको प्रिंस ऑफ द ट्रैवलर या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, उन्हें बहुत सारी जगहों पर यात्रा की और उसके बारे में लिखा है। ठीक है, वैसे ही आप देख सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोत में भी अलग अलग तरीके हैं। दोस्तों कहीं पर आपको सिक्के मिलेंगे, कहीं पर मंदिर वगैरह के निर्माण मिलेंगे, कहीं पर गृह निर्माण मिलेंगे, कहीं पर पूरा का पूरा शहर मिलेगा, कहीं पर बाजार मिलेगा, ठीक है, कहीं पर और व्यापार वगैरह के स्रोत मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों से हम देख सकते हैं कि सबसे मेजर जो चीज़ है वो अभिलेख है। तो अभिलेख जो है वो, जब तक अभिलेख, मतलब ये है कि जब तक भाषा का विकास नहीं हुआ तब तक अभिलेख नहीं आए। फिर भी प्राचीन अभिलेख हमको मिलते हैं, ताम्रपत्र में मिलते हैं, शिलालेख में मिलते हैं, लेकिन वो तब का है जब मानव ने, ठीक है, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी थी या पढ़ना लिखना जानता था। उससे भी पहले के इतिहास में जब आदि मानव के बारे में बात करेंगे तो उस समय का मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, ना ही भाषा का विकास हुआ, ना लिपि का विकास हुआ। और इन सब चीजों के कारण हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते। किंतु वो पेंटिंग करना जानता था, ठीक है, वो गुफाओं में, कंदराओं में निवास करता था ना, रॉक शेल्टर्स हम बोलते हैं इंग्लिश पे, वो वहां रहता था और वहां पर रहते रहते वो क्या करता था? पेंटिंग्स बनाता था। किसकी बनाता था? जिसको देखता था उसकी बनाता था। ठीक है, वो मानवों का भी चित्रकारी करता था, पशुओं का भी, पक्षियों का भी, या फिर जिसे भी देखता था ग्रुप में शिकार करता हुआ, उस टाइप का वो अपने भाव को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, पत्थरों में आज भी वो चीजें उकेरी गई चित्र मौजूद हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक प्रूफ है और इसी के साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभिलेखी जो साक्ष्य होंगे ये प्राचीन में
ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि इतिहास को कैसे बांटे हैं। तो जब पाषाण कालीन या आदि मानव की बात करेंगे तो वहां अभिलेखित साक्ष्य हमको नहीं मिलेंगे। याद रखिएगा, आपके सिक्के भी उस समय नहीं डेवलप हुए हैं, क्योंकि राजाओं का राज ही नहीं था, और राजाओं के माध्यम से या आईवीसी की बात करें तब वहां पर सिक्के और मुहर का जन्म हुआ, उससे पहले ये चीजें नहीं थी। स्मारक वगैरह भी उस समय उतनी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे स्मारक बनते गए। ठीक है, बाद में चित्रकला, पेंटिंग जो है ये सबसे पुरानी आर्ट है दोस्तों। याद रखिएगा, ये प्राचीन काल से लेकर के अब तक पेंटिंग, चित्रकला जो है वो काफी पुरानी, ठीक है, माध्यम है, किसी स्रोत है जो इतिहास को हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर विदेशी साहित्य और हमारा देसी साहित्य है। ठीक है, विदेशी साहित्य में ज्यादातर यूनान से, चीनी से और अरबी से, यहाँ पर अरब देशों से जो लेकर के मतलब जो यात्री यहाँ पर यात्रा करने आए और यहाँ कई लोग बस भी गए, यहाँ पर पूरे ज्ञान प्राप्त किए, उन्होंने अपने लेख लिखे। विदेशी साहित्य को दोस्तों हम और अच्छा मानते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि भाई वो किसी राजा के अंतर्गत नहीं था, और दूसरी चीजें वह निष्पक्ष भाव से लिखा होगा। ठीक है, किसको? अपने भी साहित्य को, तो इसलिए हम उसको ज्यादा फेयर मानते हैं। ऊपर से दूसरा चीज होता है धार्मिक और गैर धार्मिक। ठीक है, तो धार्मिक ग्रंथ जो है वो ज्यादा मिले हैं, क्योंकि प्राचीन काल से सनातन धर्म जो है वो चला आ रहा है। ठीक है, हिंदू धर्म हम जिसको बोलते हैं उसका मेन जो उद्गम हुआ वो सनातन से हुआ, याद रखेंगे। इसमें भी ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य है और जैन साहित्य जो है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि बुद्धिज्म के अलग अलग मिले हैं, जैन साहित्य के अलग मिले हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं त्रिपिटक, सुत्त पिटक। ठीक है, वैसे ही अभी आपके ब्राह्मण साहित्य भी हैं, वैदिक साहित्य हैं, इन सब चीजों को मिला करके, हालांकि ये ज्यादातर धार्मिक है। तो ऐसे साहित्य को फिर से बांट दिया गया। ठीक है, आपके फॉरेन जो लिटरेचर है और हमारा जो खुद के कंट्री के अपना खुद का लिटरेचर है उस पे, और यहाँ पर हम देख सकते हैं पुरातत्व ये अलग अलग चीजों में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, जो कि अभिलेखी साक्ष्य जो है वो शुरू में नहीं थे, अभिलेखी स्मारक और सिक्के जो है स्टार्टिंग में नहीं थे। तो देखते हैं इसको इतिहास को कैसे बांटा गया है, फिर हम लोग बात करेंगे और भी जबरदस्त तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, इतिहास की अगर हम बात करें, इति और हास क्या होता है? जो हमारा बीता हुआ समय है वही है इतिहास, चाहे वो कल का हो, परसों का हो या जब कभी हो। ठीक है, वही इतिहास कहलाता है, और इतिहास को जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इतिहास को जानने से हम कल की टेक्नोलॉजी से, कल की जानकारियों से परिचित हो सकते हैं। कल बहुत सारी जो चीजें घटी हुई है, ठीक है, कल कोई स्मारक बना है, कल कोई गलती हुई है, उसको हम सुधार सकते हैं और आने वाले टाइम में उससे बेहतर निर्माण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको अचरज होगा, आश्चर्य होगा कि पुराने समय की जो तकनीक थी, जो टेक्नोलॉजी थी, वो आज से कहीं ज्यादा बेहतर थी। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग प्रूफ के साथ बात करेंगे। फिर भी देखते हैं, इतिहास को हम लोगों ने 3 पार्ट में मेनली बांटा हुआ है। 3 पार्ट में उसको देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो यहाँ पर हमारी क्लासेस जो है वो बायलिंगुअल है, दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताते चल रहा हूँ। टर्मिनोलॉजीज उसको आप लोग मेंशन करते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये मिट गया। ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूँ। इतिहास में अगर मैं बात करूं तो इतिहास को 3 पार्ट में यहाँ पर बांटा गया है। कौन कौन सा 3 पार्ट है तो देख लेते हैं। सबसे पहले होता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का यहाँ पर इंग्लिश में अर्थ है प्री हिस्टोरिक एरा। ठीक है, ये प्री हिस्टोरिक में क्या क्या आ जाएगा? मतलब हिस्ट्री से भी पहले, इतिहास से भी पहले। प्रागैतिहासिक काल माने प्राचीन इतिहास से भी पहले और क्या था? ठीक है, दैट मीन्स जो आदि मानव का काल था, जो पाषाण युग था, वो हम लेते हैं प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, दैट मीन्स प्रोटो हिस्टोरिक एरा। ठीक है, ये क्या होता है? प्रोटो हिस्टोरिक एरा होता है। और लास्ट में आपका हिस्टोरिक एरा आता है, माने ऐतिहासिक काल। ठीक है, ऐतिहासिक काल, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल या हिस्टोरिक एरा। हिस्टोरिक एरा। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि 3 इसमें हम लोगों ने पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें से भी आप देख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 पार्ट में मैंने बांट दिया। भाई ये कैसे हैं, किस टाइप से बटे हैं? तो आप लोग को ये चीजें तो समझ में आ नहीं रहोगी, तो देख लेते हैं कि ये चीजें क्या है। प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है? क्योंकि आप लोगों ने तो ज्यादातर यही पढ़ा है कि भैया एक प्राचीन होता है, एक मध्य होता है और एक जो है वो आधुनिक होता है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि हम जो आधुनिक है उसको भी अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, और यहाँ पर ऐतिहासिक में ये एक अलग, ठीक है, आपका क्लासिफिकेशन का क्या है, एक टर्म है। इसमें मैं पूरा वो सारी चीजों को आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल को कहा गया है जिस समय व्यक्ति या मानव, ठीक है, पढ़ना लिखना नहीं जानता था।
समझ में आ रहा है? यहां पर किसी भी प्रकार का भाषा या लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय किसी भी प्रकार की भाषा कोई भी दुनिया में नहीं मिलती थी। खास करके जो आदि मानव का काल है, खास करके जो पाषाण युग है, स्टोन एज की मैं बात करूंगा, दैट इज ठीक है रिलेटेड टू प्री हिस्टोरिक एरा या फिर प्रागैतिहासिक काल में उसको लिया जाता है। यहां पर जो चित्रकला वगैरह या रॉक शेल्टर्स में रहते थे, यहां पर कोई कृषि करना नहीं जानता था, कोई यहां पर ठीक है बस जीवन यापन जैसे नेचुरल तरीके से होती है बाकी जंगली पशुओं के, उस तरीके का होता था। ठीक है, यहां पर वो सभ्य भी नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। सभ्यता कहां से आई? सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो पहली सभ्यता है हमारे इस क्षेत्र के, भारत के। ठीक है, ये आप लोग को पता है, विश्व के पहले नहीं है, विश्व के डेवलप्ड आपकी सभ्यता है, डेवलप्ड आपका सिविलाइजेशन है, मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एरा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस जगह पर या इस इतिहास के पीरियड में किसी भी प्रकार का मानव जो है वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इस समय भाषा या लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा है जहां पर हम लोग देख लेते हैं दो चीजें। ठीक है, माने यहां पर हमको लिखित साक्ष्य ऐसे लिया जाता है, लिखित साक्ष्य जो होती है, ठीक है, माने लिटरेरी सोर्सेस और प्लस होता है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस या फिर आपके ठीक है पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, दैट मीन्स आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस। तो अगर मैं दोनों की बात करूं तो सब में ये है, मैंने ए इसको कर दिया और इसको बी नाम दे दिया। ठीक है, तो यहां पर क्या होता था, लिखित कोई भी साक्ष्य नहीं होते थे और लिटरेरी सोर्सेस होते थे। मतलब बी इसमें भी मिलेगा और बी इसमें भी मिलेगा, आज भी है, ठीक है, और कल भी था। ये तीनों जगह पर है, माने पुरातात्विक साक्ष्य जो है, आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं हमारे पास वो अवेलेबल है तब से लेकर के अब तक। तभी तो हम जानते हैं कि भाई पाषाण काल में आदिमानव हुआ करता था। जब तक उसके टूल्स वगैरह हमको नहीं मिले थे, पाषाणकालीन जो औजार नहीं मिले थे, तो अब तक हम लोग कैसे कहेंगे कि यहाँ पर आदिमानव हुआ करते थे। ऐसे ही यहाँ पर लिखित साक्ष्य मतलब ए जो है वो है। ठीक है, यहां पर ए भी है और बी भी है, लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों, याद रखिएगा आद्य ऐतिहासिक काल में उस समय के इतिहास को शामिल किया गया है जिसमें भाषा या लिपि का विकास दोनों का है ना। भाषा जो है बिना लिपि के अधूरा है, आपको भी पता है, कोई ना कोई लिपि चाहिए भाषा को, ठीक है, आपका प्रदर्शित करने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए। ठीक है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो और भाषा और बोली में एक बेसिक सा अंतर है, आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पर लिपि की जरूरत पड़ती है और लिपि उसकी खुद की नहीं है तो दूसरा एडॉप्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ व्याकरण भी जरूरी है, बिना व्याकरण के कोई भाषा नहीं बन सकता। तो यहाँ पर लिखित साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है। तो डिफरेंस क्या है भाई, यहां पर भी लिखित साक्ष्य है और पुरातात्विक साक्ष्य है। तो आप देख सकते हो कि ऐतिहासिक में, हिस्टोरिक एरा में दोनों सेम है और यहां पर भी सेम है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर भाषा और लिपि का विकास तो हो चुका था, लेकिन आज भी ठीक है, मैं बोलूंगा नाउ डेज की बात कर रहा हूं, टिल टुडे हम इस जो उस समय की लिपि थी उसको पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल कर लिया गया है। उदाहरण के लिए आप आईवीसी को ले लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, ये आद्य ऐतिहासिक काल का ठीक है आपका समय है। क्यों? क्योंकि इस समय में लिपि और भाषा का विकास हो चुका था। आप कीलाक्षर लिपि के बारे में जानते हैं, गोमुद्रिका या हल वर्त श्रेणी जो लिपि होती है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, भाषा है उस समय का सिंबॉलिक जो है वो लिपि आप लोग को कई अलग अलग तरीके से मिले होंगे। मोहनजोदारो आप मूवी भी देखे होंगे, उसके ऊपर मूवी बनी है, तो भी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। मतलब इस समय में बहुत सारे लिखित साक्ष्य आपके पास हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों उसको शामिल किया गया है कि आपके पास लिखित साक्ष्य तो हैं और जिसको पढ़ लिए हैं। जिस समय हम आईवीसी के चीजों को पढ़ लेंगे तो वो शामिल कहाँ हो जाएगा, ऐतिहासिक में। दोस्तों याद रखना, कुछ समय पहले आप देख सकते हो जेम्स प्रिंसेप ने पाली भाषा को पढ़ करके बताया। ठीक है, महान जो सम्राट है हमारे अशोक, इनके भी लिपि जो पाली भाषा है और ब्राह्मी लिपि है, इसको कोई नहीं पढ़ पा रहा था। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 1300 में के बाद में मतलब 14वीं शताब्दी में इसको पढ़ी गई और तब जाकर के हमको ठीक है सम्राट अशोक के बारे में पता चला। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि पहले अगर मैं यूं कहूं कि इससे पहले ये जो चीजें थी वो आद्य ऐतिहासिक काल का पीरियड था, जो कि शिफ्ट हो गया अब किसमें, ऐतिहासिक में। क्यों? क्योंकि अब उसको पढ़ लिया गया है। तो इतना चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि भैया ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक और आपका आद्य ऐतिहासिक क्या है। प्रागैतिहासिक वो समय है जहां पर लिखना पढ़ना नहीं जानता था, सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल जो हमको एविडेंसेस मिले हैं, उसी एविडेंस या साक्ष्य के आधार पर इतिहास को लिखा गया, पढ़ा गया, जाना गया है। और आद्य ऐतिहासिक काल ऐसे समय है जहां पर हमको लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, ठीक है, पुरातात्विक तो मिले ही मिले हैं, लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन फिर भी हम उसको अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, और ऐतिहासिक साक्ष्य वह है जिसमें दोनों चीजें हैं और जिसको हम लोग पढ़ लिए हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग एक अलग से तरीका है, आप देख सकते हैं। और इसमें ऐतिहासिक में भी आपको अलग अलग मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें मिली है और ये जो चीजें हैं, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं, इसलिए आगे मैं बात बताने वाला हूं कि यहाँ पर जो चीजें हमारे पास है वो क्या है। तो यहाँ पर जो ऐतिहासिक काल है, ठीक है, ऐतिहासिक को फिर से हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, ऐतिहासिक जो है, क्योंकि इसको आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, इसीलिए आप इसको प्राचीन, ठीक है, मध्य और आधुनिक, इन सब पार्ट में बांटते हो। दैट मीन्स आपका एंसेंट हिस्ट्री, ठीक है, चाहे वर्ल्ड का है, इंडिया का हो या छत्तीसगढ़ का हो, ठीक है, मध्य आपका मिडाइवल और आपका आधुनिक आपका मॉडर्न। तो दोस्तों ये एक अलग तरीका है। याद रखना, जो प्राचीन इतिहास इसमें ये शामिल होंगे जहां पर आपके पास सारे साक्ष्य तो हैं और उसको आप पढ़ भी लिए हो, ठीक है, वो चीजें हैं। इसके अलावा प्राचीन को भी आप वैसा भी बांट सकते हो कि भैया प्राचीन में कुछ चीजें हैं, इसको ऐसा भी बांटा जाता है कि यहाँ पर हम लोग ऐतिहासिक लिख देते हैं, ठीक है, ये भी एक तरीका है। दोनों अपने अपने कुछ इतिहासकार उसको पहले मानते हैं, बाद में इसको मानते हैं। यहाँ पर आद्य है मतलब प्रोटो, और यहाँ पर प्रागैतिहासिक, तो दोनों तरीका है दोस्तों, ये चीजें आप लोग याद रखना, ठीक है। तो प्राचीन भारत में भी आप देखोगे, प्राचीन भारत का बोले या प्राचीन छत्तीसगढ़ का, तो जो इतिहास हमारे पास ऐसे हैं जिसके साक्ष्य हमारे पास हैं, ठीक है, कौन सा, तो पुरातात्विक तीनों में है। लेकिन जहां पर लिखित नहीं है प्रागैतिहासिक है, लिखित है लेकिन नहीं पढ़ा पाए हैं तो आद्य ऐतिहासिक है, और जहां पर पढ़ लिए हैं लिखित है तो वो कैसे हैं, ऐतिहासिक है। तो ये प्राचीन भारत में भी आपको 3 अलग अलग पार्ट में मिलते हैं। बाकी मध्यकालीन आपको पता ही है, आधुनिक आपको पता ही है, ठीक है। अब इसको जो बांटने का जो मेन ये कारण रहा है कि भैया इसको कैसे बांटा गया है, आप देख सकते हो कि भैया प्राचीन से मध्य में कैसे गया, मध्य से आधुनिक में कैसे गया, कुछ तो क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर समय को लिया गया, एक मेजर चेंजेस को लिया गया, रिवॉल्यूशन को लिया गया, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा चेंजेस, माने प्राचीन भारत में जो चला आ रहा था प्रथा, वो अचानक से एकदम बदल गया, मुगल काल आ गया, बाहरी जो लोग हैं वो यहां पर आकर के शासन करने लगे, ठीक है। फिर इसके बाद मध्य में आधुनिक जब लिया गया तो बाहरी शासन आए, तो यही तो सिर्फ आधार नहीं रहा। तो यहां पर बिगेस्ट चेंजेस, रिवॉल्यूशन, ठीक है, एक क्रांति जो जन्म ली, समय में बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़े चेंजेस आ गए, उसको एक माध्यम बनाया गया। ये कोई फिक्स डेट नहीं है कि भैया इतने से 1800 इतने से इतना ये आ गया वो मिडाइवल है, तो इतना से इतना आ गया तो वो मॉडर्न है, समझ में आ रहा है। माने 1300 या 1000 से 1100 यहाँ तक ये चीजें हैं, ठीक है, बीसी है, एडी है, ये सबको पता है। लेकिन जैसे कि एकदम कोई फिक्स डेट नहीं है कि इतना ही मतलब वो मिडाइवल है और इतना ही मॉडर्न है, ठीक है। एक बेसिक जो मेजर चेंजेस है इसको मेन आधार बनाया गया है, बेस बनाया गया है। तो होप सो दोस्तों इतनी सारी चीजें जो हम लोग डिस्कस किए हैं, ये बड़ी आसानी से मैंने फिर से एक ग्राफ में उसको समझाने की कोशिश की है। होप सो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में, क्योंकि देखो चाहे आप वर्ल्ड का इतिहास पढ़ें, वर्ल्ड हिस्ट्री में, है ना, नेशनल हिस्ट्री की बात करूं मैं, भारतीय इतिहास के, छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर ये सारी चीजों को आप लोग को देख करके चलना है, ठीक है। लगभग सिमिलर होंगे वो सारी चीजें। अब देखते हैं हम लोग यहां पर शैल चित्र या रॉक पेंटिंग। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है। माने आपका प्राचीन इतिहास में जाते हैं और प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल में जाएंगे, और प्रागैतिहासिक काल में भी हम उसमें जा रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ का इतिहास है और छत्तीसगढ़ में हमारे पास क्या क्या एविडेंस है। दैट मीन्स छत्तीसगढ़ का हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे और प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल में ज्यादातर मानव वो मानव है जो आदि मानव कहलाते हैं, जो गुफाओं में, कंदराओं में निवास करता था, ठीक है, हु लिव्स इन शेल्टर्स, जो रॉक शेल्टर्स हैं, नेचुरल शेल्टर्स होते हैं, वहां रहते थे, ठीक है। और वहां पर कोई भाषा वगैरह का तो विकास हुआ नहीं था, ठीक है, इसलिए वो लोग पेंटिंग वगैरह करते थे, और पेंटिंग से आज भी, ठीक है, हम उनको पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंचल में, मेरे पास कुछ प्रूफ के साथ में जो है, आपके एग्जाम में ये इसको बार बार पूछा जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो छत्तीसगढ़ अंचल में प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों का विस्तृत श्रृंखला यहाँ पर मिलता है दोस्तों, ठीक है। शुरुआत हुई है हमारे सिंघनपुर के गुफा से, आप लोग को पता होगा सिंघनपुर की गुफा है, कबरा पहाड़ है, महानदी पूरी घाटी है, ठीक है, बस्तर है, सरगुजा है, राजनांदगांव, बालोद वाला क्षेत्र है, यहाँ सब जगह पर, ठीक है। इवन याद रखिएगा दोस्तों, कई सारी किताबों में नहीं दिया गया है, मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा। एंड ऑल दिस आर द गवर्नमेंट डेटास ऑल्सो, ठीक है, सब के सब हमारे कैसे हैं, सरकारी आंकड़े हैं,
ठीक है, जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किया हुआ है वो सारे तथ्य हैं और ये आज के नहीं बहुत पहले के हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जारी ये हमारे डेटाज हैं, ठीक है, आंकड़े हैं, जिनके बारे में आप डायरेक्टली पीएससी वगैरह में लिखेंगे तो उसको आंसर्स को मानती है वो, क्योंकि वो गवर्नमेंट डेटाज हैं, वो भी प्रूव्ड है, वेरीफाइड है बाय द एक्सपर्ट्स। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में पूरी की पूरी श्रृंखला यहाँ पर मिलती है, पूरे महानदी घाटी और रायगढ़ का कबरा पहाड़ और सिंघनपुर बस नहीं है, ठीक है, सरगुजा में भी है, आपका कांकेर बस्तर क्षेत्र में भी है, और साथ ही साथ राजनांदगांव बालोद वाला जो क्षेत्र है वो भी शामिल होता है दोस्तों। तो याद रखें, लगभग आप देखेंगे तो रायगढ़ महासमुंद वाला जो क्षेत्र है उसमें भी कहीं ना कहीं पुराना आपको मिल जाएगा। तो लगभग चारों दिशाओं में आपको हमारे प्राचीन इतिहास के सबूत, साक्ष्य या फिर स्रोत जो हैं, एविडेंसेस जो हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं तो शैल चित्र जो कहलाते हैं, रॉक पेंटिंग्स जो कहलाते हैं, और रॉक शेल्टर्स जो हैं, शैलाश्रय, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं कि चित्रों के अध्ययन से विगत युग की मानव संस्कृति जो हमारी ह्यूमन कल्चर है वो उजागर होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पर उस काल के पर्यावरण एवं प्रकृति की जानकारी हमको मिलती है कि क्या क्या उस समय रहा होगा, किसके माध्यम से, तो रॉक शेल्टर्स एंड रॉक पेंटिंग्स, तो शैलाश्रय, ठीक है, या फिर उसको ये बोला जाता है शैल का आश्रय, शैल मतलब पत्थर, तो जो चट्टानों गुफाओं में निवास करते थे और वहां पर पाई जाने वाली पेंटिंग, आज भी दोस्तों वो पेंटिंग्स पता नहीं क्या यूज किए हैं, केमिकल यूज किए हैं, आप खुद देख सकते हैं कि इतने 10,000, 20,000, 30,000 साल तक ये पेंटिंग आज भी सुरक्षित पाए गए हैं। ठीक है, तो लिपि के अभाव में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टाइप का इंस्क्रिप्शंस नहीं हुआ करते थे, आदि मानव की अंतः चेतना के दर्पण ये शैल चित्र, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को जानने की बहुत बड़ी क्या है, कड़ी है, ये आपका चेन है जिससे हम छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक काल के चीजों को जानते हैं। ठीक है, किससे, इसी शैलाश्रय और पेंटिंग के माध्यम से। और दोस्तों याद रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, चित्रित शैलाश्रयों की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है, बहुत सारे मिले हैं, मैंने बताया ना, सरगुजा में, बस्तर में, ठीक है, आपका दुर्ग संभाग में, रायपुर संभाग में, सब जगह लगभग मिला है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर मध्याश्मय काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक, मतलब आद्य ऐतिहासिक वाला हम पढ़े थे, उससे भी पहले जो प्रागैतिहासिक काल है, ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में पाषाण युग होगा दोस्तों, स्टोन एज, इसको भी हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि जो स्टोन एज है उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम नेशनल हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बट छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में यहाँ के जो हिस्टोरियंस है इसको 4 पार्ट में, ठीक है, डिवाइड करते हैं फॉर द स्टडी पर्पस, ठीक है, उनको स्टडी करने के लिए। और वो क्या क्या है तो आपको पता है कि पाषाण काल में पूरा पाषाण काल है, ठीक है, प्री स्टोन एज जिसको बोला जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर आपका उत्तर पाषाण काल और अंत में नव पाषाण काल है। ठीक है, ये 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, प्री स्टोन एज है, ठीक है, फिर आपका मेसोलिथिक है, ठीक है, फिर आपका लेट लिथिक या फिर लेटर लिथिक बोला जाता है और पैलियोलिथिक बोला जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो उत्तर पाषाण काल और नियोलिथिक जो है आपका कब, नव पाषाण काल, तो ये आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ पर मध्याश्मीय काल से लेकर के, मतलब मेसोलिथिक जो हमारा एरा है वहां से लेकर के अब तक मॉडर्न टाइम तक का हमको ये चीजें मिली हुई है, ऐतिहासिक काल तक का। फिर हम बात करेंगे तो सबसे पहले कहां पे हुआ, तो रायगढ़, ठीक है, रायगढ़ में हुआ, फिर बस्तर, कांकेर, दुर्ग, कोरिया आदि जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित चित्रित शैलाश्रय, ठीक है, आदि मानव की कथा सुनाते हैं। ये दोस्तों ये आपके लिए की पॉइंट्स है, ताकि आप इससे नोट्स बना सकते हैं। याद रखिएगा कि जो चित्रित शैलाश्रय है वो कहां कहां पर मिले, उत्तर, दक्षिण, पूरा पश्चिम, चारों ओर मिले हैं। और यही जो चीजें हैं वो आदि मानव की, यहाँ के जो मानव थे पुराने समय के, उनकी कथा सुना रहे हैं, उनकी कहानी बताते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में आप लोग देख सकते हो कि कहां कहां पर ये चीजें हाईलाइट हुई है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, रायगढ़ इसका मेन पॉइंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कबरा पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा चित्रित शैलाश्रय मिले हैं, मैक्सिमम, ठीक है, रॉक शेल्टर्स विथ रॉक पेंटिंग्स दैट हैज बीन फाउंड इन रायगढ़ इन कबरा हिल्स। ठीक है, तो कबरा हिल्स ऑफ छत्तीसगढ़ आप बोल सकते हैं, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट आएगा। और दोस्तों सिंघनपुर जो है वो ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है, सबसे पहली बार एंडरसन ने इसकी खोज की, आगे ये चीजें आएंगी। ठीक है, तो रायगढ़ वाले क्षेत्र में, ये कांकेर बस्तर वाले क्षेत्र में, ये बालोद राजनांदगांव वाले क्षेत्र में आपको मिलेगा, ये कोरिया, सूरजपुर, इन सब क्षेत्रों में भी आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, लगभग छत्तीसगढ़ के चारों हिस्सों में भी हमको ये सारी चीजें जानने को मिली है। और धीरे धीरे देखते हैं मजेदार तरीकों से इनके पेंटिंग्स कैसे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ घर बैठे आप इन सब चीजों को देख सकते हो। तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वप्रथम चित्रित शैलाश्रयों की खोज कब हुआ है दोस्तों, 1910 में एंडरसन ने किया। याद रखना,
ये जारी किए थे, ये आपके ब्रिटिश अधिकारी थे, आपको पता होगा, और वहां पर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में सबसे पहली बार पब्लिश भी हुई थी कि इतने प्राचीन चीज छत्तीसगढ़ में भी पाए जाते हैं। तो इंडिया पेंटिंग्स में आप देख सकते हो 1918, ठीक है, कब की बात है, 1918 में इंडिया पेंटिंग्स में ये चीजें एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के, ठीक है, 13वें अंक में, ठीक है, आपका रायगढ़ जिले के सिंघनपुर के शैल चित्र को प्रकाशित किया था। दैट मींस मैंने बताया था दोस्तों कि सबसे पहले रायगढ़ जिले का सिंघनपुर का जो शैल चित्र है वो सबसे पहली बार खोजा गया, एंडरसन के द्वारा खोजा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें किसका किसका और हाथ है, तो हमारे इंडियंस में अमरनाथ दत्त ने सन 1923 से लेकर के 27 तक के मध्य क्या किया, सर्वे किया, सर्वेक्षण किया और बहुत सारी चीजों को उजागर किया। इसके साथ साथ दो और लोग हैं जो इन्होंने साथ दिया। कौन है वो, तो आप देख सकते हैं डॉक्टर, ठीक है, एन घोष, ये आप याद रखिए कि डॉक्टर एन घोष एवं डी.एच. गार्डन, ठीक है, डी.एच. गार्डन, ये आपके ब्रिटिश अधिकारी थे। इनके संबंध में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो प्रोवाइड की गई। और बाद में दोस्तों पंडित जो आपका लोचन प्रसाद पांडे है, पांडे बंधु जी, आप लोग जानते होंगे, छत्तीसगढ़ के काफी बड़े साहित्यकार हैं, तीनों ब्रदर्स हैं, है ना, लोचन प्रसाद पांडे, आपका मुकुटधर पांडे, बंसीधर पांडे, ये तीनों जो हैं, ठीक है, उनमें से जो लोचन प्रसाद पांडे जी हैं, उन्होंने भी शैल जो चित्र हैं इनके संबंध में काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो उपलब्ध कराई है। तो यहां पर दोस्तों प्री में, मेंस में क्वेश्चन बनने के बहुत सारे चांसेस हैं कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ के, ठीक है, जो गुफाएं हैं या फिर शैल चित्र हैं, जो रॉक पेंटिंग्स हैं, उनकी खोज किसने की, हु हैज फाउंड दैट रॉक पेंटिंग्स इन छत्तीसगढ़, तो एंडरसन इन 1910, 1910 में एंडरसन ने खोज किया। इसके सहयोगी डॉक्टर एन घोष, ये आप लोगों ने लिखा ही होगा, ठीक है। इसके साथ साथ डी.एच. गार्डन, जो डी.एच. गार्डन जो है, इन्होंने भी सहयोग दिया। और बाद में दोस्तों पंडित लोचन प्रसाद पांडे, जो कि छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, उन्होंने भी, ठीक है, यहाँ पर इनके सब बारे में जानकारी हमको उपलब्ध कराई है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि रायगढ़ जिले के शैल चित्र कैसे हैं। ये आपके रॉक जो है, पहाड़ों पर, ठीक है, गुफाओं पर ये बने हैं। किस टाइप के पेंटिंग्स है, आपने सिर्फ सुना होगा, पढ़ा होगा, जैसे ये लिजार टाइप का आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो वो लोग देखे हैं वो बना दिए हैं। जैसे ये चक्रास आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के, किस टाइप के, है ना, आपको ह्यूमन, तो कुछ जियोमेट्री के साइन ये आपको मिलेंगे। और ये अलग अलग कलर में, कुछ गेरुए रंग में, कुछ सफेद में, कुछ और मल्टी कलर में है, ठीक है। दोस्तों आप लोग सिर्फ गेरुए रंग पढ़े होंगे, अभी हम लोग सब चीजों को जानने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके देखते हैं कि रायगढ़ में सबसे पहले कौन कौन से हमारे पास जगह हैं। बेसिकली 3 चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। इन 3 पॉइंट्स में हम पूरे इतिहास को पढ़ेंगे, एविडेंस को पढ़ेंगे, और एविडेंस के आधार पर हमारे प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है वो आपको बयां करेगा। और हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है फॉर स्टडी, वो दोस्तों याद रखना, एग्जाम क्लियर करने के लिए जो यहां से क्वेश्चन जो अराइज होते हैं, वहां से आते हैं, उसके लिए रहेगा। तो कहां से आएंगे दोस्तों, तो 3 पॉइंट्स हैं, उसको आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि जगह, कौन से जगह पर कौन से शेल्टर्स यहां पर पाए जाते हैं। दूसरी चीजें क्या क्या पाए गए हैं, स्पेशल क्या है। कॉमन तो बहुत सारी चीजें मिलते हैं, ग्रुप ऑफ, ठीक है, पीपल जो है वो कॉमनली मिल जाते हैं, हंटिंग वगैरह कॉमनली मिल जाते हैं। जहां पर अलग है, किसी जगह पर आपको हल चलाता हुआ किसान, जबकि उस समय खेती की, ठीक है, खोज नहीं हुई थी, खेती नहीं करता था, लेकिन ये कैसे मिला। कहीं पर मरमेड या जलपरी मिली है, कहीं पर एलियन मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, है ना, आप देखिएगा बहुत सारी चीजें मैं नई नई जानकारी लाया हूं, वो भी प्रूफ के साथ लाया हूं। कहीं पर ड्रैगन के चित्र मिले हैं, ठीक है, कहीं पर आपको जंगली भैंसा का चित्र मिला है, कहीं पर भालू का मिला है, अलग अलग। तो कहां पर क्या चीजें मिली है, इसके आधार पर आपके क्वेश्चन जो है वो अराइज होते हैं, पेपर में आते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। तो देखते हैं सबसे पहले रायगढ़ जिले का। रायगढ़ जिले में यहां पर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर रायगढ़ में सबसे पहले रायगढ़ जिले के शैल चित्र, रॉक शेल्टर्स ऑफ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स क्या क्या है, तो पहले हम देख लेते हैं। यहां पर कॉमन चीजें हैं, आप इंग्लिश में थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज को नोट कर लीजिएगा, पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। तो सिंघनपुर एंड कबरा पहाड़, मैंने बताया भी था कि सबसे पुराना जो है वो सिंघनपुर की गुफा, वहां पर सबसे ज्यादा शैल चित्र आपको मिले। मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया दोस्तों कि क्या क्या चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है। 1-2 चीजों में देखोगे तो लगभग कॉमन सभी जगह पर मिलेंगे, ठीक है। कबरा पहाड़ जो है वो है, फिर मैं लास्ट में आपको क्लैरिफाई करूंगा कि कौन सा नव पाषाण काल का है, कौन सा पूरा पाषाण काल का है, ठीक है, कौन सा उत्तर पाषाण काल का है। दोस्तों ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बर्डन नहीं पालना है। लोग रटते रहते हैं, 3-3, 4-4 साल से पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी क्लियर नहीं रहते कौन सा कहां का है, क्योंकि हर बुक में अलग अलग दे दिया जाता है और ऑथेंटिसिटी की प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जगह पर क्या पेंटिंग्स मिले हैं, कौन सा कब काल का है, वो तो बहुत आसानी से क्लियर कर लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। इतना जान लीजिए कि जो सिंघनपुर पढ़ रहे हैं यही पूरा पाषाण काल का सबसे पुराना है, और सबसे ज्यादा आपको मिला है कबरा हिल्स में।
ठीक है। मैक्सिमम रॉक शेल्टर्स या फिर मैं यूं कहूं कि जो शैलाश्रय है या शैल चित्र है वो कहां पर मिले हैं, तो कबरा पहाड़ में मिले। और सबसे पुराना कहां पर मिला है, तो सिंघनपुर में मिला है। तो पहला क्वेश्चन तो दोस्तों यही बन जाता है। ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारा जो क्लासेस है वो प्री प्लस मेंस दैट मींस इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में चल रहा है। ये मेंस का भी कवर करते चलेगा दोस्तों, कोई अंतर नहीं है सिलेबस में। याद रखिएगा, आजकल डीप से पूछ रहा है पीएससी में, प्री में ना जो है एक यहां से उठा करके पूछ देगा। लास्ट टाइम 21 में देख लीजिए, है ना, 8 से 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं कि भाई पर्टिकुलर इन सब चीजों पे जाइए। लोग जो है उसको लाइटली लेते हैं, इस कारण प्रीलिम्स में कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो यहां पर दोस्तों याद रखिएगा, मैं आपके लिए बहुत ही अचूक मंत्र लेकर के आया हूं। ये अचूक मंत्र क्या है, आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, वो कोई भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं कि सिंघनपुर में आप रायगढ़ से खरसिया रोड पर जब जाते हैं तो ये शैल चित्र आपको मिलेगा, स्थित है। और यहां पर ये प्राचीनतम शैल चित्रों में से एक है दोस्तों। मैंने कहा था ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक शेल्टर दैट इज सिचुएटेड इन सिंघनपुर, सिंघनपुर केव। याद रखेंगे कहां पर है, तो ये आपका रोड में आपको, ठीक है, रायगढ़ खरसिया, खरसिया तो आप लोग जानते हैं तहसील एक, ठीक है, वहां से आपको मिलेगा। और लगभग धुंधले हो चुके हैं दोस्तों, ये काफी पुराना है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, इसलिए थोड़ा थोड़ा धुंधला होते जा रहा है। याद रखेंगे इसमें क्या क्या मिला है, तो सीढ़ी नुमा पुरुषाकृति, पुरुष की आकृति, ठीक है, ह्यूमंस जो पेंटिंग्स है उनके बारे में है, ठीक है, सीढ़ी में, स्टेयर फॉर्मिंग में, एक के ऊपर एक इस टाइप का, ठीक है। आपको मत्स्य कन्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ये, मरमेड, इंग्लिश में मरमेड बोलते हैं या मत्स्य कन्या आपका तत्सम शब्द हो गया, ठीक है, जलपरी बोल देते हैं। तो यही सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पशु की आकृतियां, तो मैंने कहा ही था पशु पक्षी जो भी नेचर के चारों ओर देखेगा उसको बना देगा। तो भैया हम लोग जो जलपरी की कहानी सुनते थे, क्या ये सही था उस जमाने में? हो सकता है, उनके दिमाग में कहां से आया, क्या ये क्वेश्चन नहीं होता आपके दिमाग पे अराइज, ठीक है। इसीलिए आप देख सकते हैं शिकार करता हुआ दृश्य आदि का अंकन है। अब आप देखिए बाकी चीजें तो कॉमन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, मरमेड। मरमेड दो जगह मिला है, कांकेर वाले क्षेत्र में भी मिला है और आपका रायगढ़ वाले क्षेत्र में भी मिला है। तो दोस्तों याद रखेंगे मरमेड का जो चित्र मिला है, जलपरी का चित्र मिला है, जो आप देख सकते हैं कमर के ऊपर वाला भाग जो है उसका, ठीक है, एक कन्या का रहता है और नीचे जो है वो आपका मछली की तरह रहता है, इसीलिए उसको जलपरी, मरमेड या मत्स्य कन्या कहा जाता है। ये कहानियों में आप लोग सुने होंगे, इसका चित्रण है, अगर है तो उनके दिमाग में कहां से आया, कहीं ना कहीं देखे होंगे तभी तो बनाए होंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और जो अलग है दोस्तों उसको बार बार पूछता है, क्योंकि शिकार करता हुआ मानव कॉमन है, हर जगह पे मिलेगा, ग्रुप में रहेगा ही वो, ठीक है, एक दो तो रह नहीं रहे थे, वो परिवार अपना बनाना जान चुके थे, ठीक है। अगली बात में देखते हैं हम लोग कबरा पहाड़ में। कबरा पहाड़ में क्या क्या है, तो जिला मुख्यालय से बहुत पास में, 8 किलोमीटर की दूरी पर रायगढ़ से आपको कबरा पहाड़ मिल जाएगा, पूर्व की ओर, उड़ीसा की ओर। याद रखिएगा इस शैल चित्र में गैरिक रंग के हैं, रंग भी आपको बता रहे हैं कौन सा रंग है, गेरुआ, है ना, गाना सुने होंगे ना, रंग दे मुझे गेरुआ वाला, वैसे ही समझ लो, ठीक है। गैरिक रंग पे आपको मिल रहा है यहाँ के जो शैल चित्र हैं। इसके अलावा अन्य स्थानों से ज्यादा सुरक्षित है, वो विविध प्रकार के हैं, बाकी सब जगह से एकदम सेफ है। क्यों, जाना वहां पर ज्यादा होता नहीं है इसलिए, ठीक है। यहां पर अलग अलग प्रकार के हैं, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ, मैंने बताया था ना कि शैल चित्र या रॉक पेंटिंग्स मिले हैं, वो कहां मिले हैं, आपको कबरा हिल्स में मिले हैं दोस्तों। याद रखिएगा क्या क्या मिला इसमें, तो जंगली भैंस है, कछुआ है, बहुत जगह पर नहीं मिलता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने अलग से बोल्ड किया हुआ है उसको, आप देख सकते हो। पुरुषाकृति कॉमन है, ज्यामितीय अलंकरण बहुत ज्यादा मिला है, सबसे ज्यादा अलग अलग, ट्राइंगल मिला है, कहीं पे स्टार मिला है, कहीं पे चौकोन मिला है, स्क्वायर टाइप का, कहीं पे रेक्टेंगल मिला है, ठीक है, अलग अलग टाइप के आपको, है ना। इसीलिए इसको कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल साइन, ज्योमेट्री की आकृतियां, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। इनका अंकन जो है पूरक शैली में है, एक प्रकार की शैली है अलग प्रकार की, ठीक है, बनाने की, इसलिए उसको पूरक शैली कहा गया है। याद रख सकते हैं बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं मेंस और प्री दोनों के पर्पस से इसको लेकर के आया हूं ताकि आप कंबाइंडली पढ़िए और बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन करिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्या क्या है, तो यहाँ पर एक ऊषा कोठी करके जगह है। ऊषा कोठी को ज्यादातर दोस्तों याद रखिएगा गवर्नमेंट डेटा पे इन सब चीजों पे उतना अच्छे से क्लियर नहीं किया गया है, फिर भी मैंने उसको जानबूझ करके ऐड किया ताकि आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ पाएं। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि देखो ज्यादातर ना यूट्यूबर्स जो हैं यहाँ पर जा करके इसको निकाले हैं, है ना, किताबों में इन सब चीजों में नहीं मिलता, लेकिन ऊषा कोठी नामक जगह जो है यहाँ पर 20,000 से भी ज्यादा पुराने, ठीक है, 20,000 से भी ज्यादा पुराने आपके शैल चित्र मिले हैं। अब रायगढ़ में एक जगह पे मिले हैं तो कॉमन सी बात है, आप देख सकते हो कि आसपास वो जीव जंतु या फिर रहेंगे ही, क्योंकि ग्रुप में मानव जो एक सामाजिक प्राणी है तो लगभग वो ऐसे ग्रुप में रहा है। तो ऊषा कोठी भी आपके रायगढ़ छत्तीसगढ़ में मिलता है, ये भी आपका क्या है, एक शैल चित्र वाला शैलाश्रय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
यहाँ पर और क्या क्या है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग प्री में भी देख सकते हो और बहुत जगह पर देख सकते हो कि बसनाझर, ठीक है, ओंगना, कर्मागढ़। आप लोगों को जब मैं मैप पढ़ाता हूँ तो आप लोग देखे ही होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ कि भाई ये जो चीज़ें हैं एक आर्कियोलॉजिकल प्लेस है, इनको याद रखना है, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं सिंगलपुर के पास ही, ठीक है, 300 से अधिक शैल चित्र मिले हैं आपका बसनाझर में, बसनाझर, ओंगना और कर्मागढ़, ठीक है, याद रखेंगे बसनाझर में। इसमें क्या है दोस्तों, तो हाथी, गेंडा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जंगली भैंसा, जंगली भैंसा कई जगह पर मिले, गेंडा इधर नहीं मिलता है, सब बोलते हैं कि भैया असम साइड है, लेकिन इसके चित्र मिले क्या, कभी नहीं रहे, पहले रहे थे, अब विलुप्त हो चुके हैं, एंडेंजर्ड में खत्म हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। अब आखेट करता हुआ दृश्य, आखेट का मतलब भी हंटिंग से ये शिकार करता हुआ है, ज्यामितिक अलंकरण, नृत्य आदि का चित्रण है। इंपॉर्टेंट क्या है, हाथी, गेंडा, जंगली भैंस, मतलब जंगली भैंस भी कॉमन है छत्तीसगढ़ का सॉरी, ऐसे ही हम लोग उनको, है ना, राज पशु नहीं बनाए, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखना, हाथी और गेंडा भी मिला है, ये आपको प्रीलिम्स में पूछ देगा, गेंडे का चित्रण कहां पे मिला है, लोग घबरा जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कहां पे, बसनाझर नामक जगह पे। ये बसना महासमुंद वाला नहीं है भैया, रायगढ़ वाला है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला है ओंगना, ओंगना में धर्मजयगढ़ के निकट है ये, आपको पता होगा, पहले उदयपुर रियासत हुआ करती थी, वहां से बहुत पास में पड़ता है दोस्तों। यहां पर भी 100 से अधिक आपको, ठीक है, रॉक पेंटिंग्स पाए गए, शैल चित्र मिले हैं। क्या क्या खास है, तो यहां पहले से बने शैल चित्रों के बाद, मतलब पहले से बना हुआ है उसके ऊपर और चित्र बनाए हुए हैं, मतलब कोई ना कोई वहां पहले फैमिली रहती थी, फिर दूसरा रहने लगी, तो ऐसा कई पीढ़ी से रहा है, तो एक के ऊपर एक चित्र बनाए, इतने सारे चित्र बनाने थे, जगह नहीं था, उसके ऊपर बना दिया, ठीक है, क्योंकि भैया वहां तो लिमिटेड शैल चित्र जो है, मतलब शैलश्रय जो है, जैसे कि आपके पास घर में कमरा है, कितना सजाओगे, तो एक के ऊपर एक दूसरा पेंटिंग लगा देते हैं हम लोग, सेम वैसे ही मान के चलिए, क्योंकि वहां पे आपके पास अगर लिमिटेड है शैलश्रय रहने की जगह, तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर ही चित्रण कर देंगे। भाषा और लिपि तो हुई नहीं थी कि किताब में लिखते, पन्नों में, और लिख दिए होते तो आपको मिलते भी नहीं, है ना। हम अभी की तो बात कर नहीं रहे, 20 से 30 हजार साल पहले की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर पहले से बने शैल चित्रों के ऊपर और चित्र उकेरे गए हैं, कहां पर है, ओंगना में, ओंग दिया बोलते हैं ना, इसीलिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ी का एक टर्मिनोलॉजीज है, वैसा याद रखना, एक के ऊपर एक, है ना, लगा देते हैं, कहां पर, ओंगना में। तो ऊपर में बाद में बनने वाले शैल चित्र अंकित है। क्या क्या है इसमें, तो दोस्तों बड़े कुकुद वाले बैल, कुकुद का अर्थ कुबड़ से, जैसे आप नंदी जानते हैं उसका कुबड़ निकला हुआ रहता है, तो वैसा ही बड़े कुकुद वाले बैल, ये अलग से और कहीं नहीं मिलता पूरे छत्तीसगढ़ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कछुए का चित्र नहीं मिलता है, हाथी का चित्र नहीं मिलता, हाथी अगर एक दो जगह कांकेर में है, लेकिन गेंडा कहीं नहीं है, इसलिए याद रखना है, बसनाझर में गेंडा को याद रखना है स्पेशली, ठीक है। ऊपर से बड़े कुकुद वाला जो बैल है वो कहां पर मिलेगा, आपका ओंगना में, ये चित्र याद रखना। इसके बाद मानव कृतियों के सिर पर विशेष प्रकार की सज्जा, ये बाद में मिला है दोस्तों, और भी कांकेर की ओर, बाकी और इस नॉर्थ छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में नहीं मिलता, है ना। मान जब डांस वांस कर रहे हैं तो आज हम लोग परंपरा है ना कि भैया कुछ कुछ पहन के नाचते हैं, वो 20,000 साल से पहले की पुरानी परंपरा है। अब आप सोच सकते हो कि आप कितना एडवांस हो, वो पहले से ही जानते थे कि भैया हमको सजना संवरना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नृत्य आदि का अंकन भी यहाँ पर है। उसके बाद कर्मागढ़ की मैं बात करूं तो रायगढ़ के पास में दोस्तों ये चीजें हैं। यहां पर क्या मिला है, तो ज्यामितीय अलंकरण के साथ साथ बहुरंगी आकृति मिली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहां तक अभी देख रहे थे गेरुआ रंग था, कुछ लाल कलर थे, मल्टी कलर यूज किया गया है। लोगों को लगता है सिर्फ लाल और गेरुआ रंग में ही हुआ है, लेकिन यहां पर बहुरंगी है, मल्टी कलर में यूज किया गया है। कहां पर, तो हमने देखा क्या, सबसे पहले बसनाझर में हाथी और गेंडा मिला, ओंगना में कुकुद वाले बैल मिले, और दोस्तों कर्मागढ़ में आपको क्या मिला, मल्टी कलर्स के आपके रॉक पेंटिंग्स मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, बाकी वो हंटिंग और ये सारी चीजें जो है वो आपको मिलेगा।